हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिसंबर 2023 MSO 02 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। यह वीडियो का पहला पार्ट है जिसमें कि हम क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहले पार्ट में 5 क्वेश्चंस होते हैं और दूसरे पार्ट में भी 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये वीडियो हम पहले पार्ट पर आधारित है जिसमें क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक दिए गए हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आने वाले दिनों में मैं सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूँगी जिससे कि आपको अपने एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह पार्ट 1 है जिसमें क्वेश्चन 5 से लेके क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5 तक के प्रश्नों की वीडियो में चर्चा की जाएगी। पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की प्रकृति पर काम्टे के विचारों पर एक नोट किए। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अगस्त काम्टे का परिचय देंगे, जिसमें कि यह बता सकते हैं कि अगस्त काम्टे एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे और समाजशास्त्री थे। उन्हें समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। उन्होंने सकारात्मक उन्हें उन, उन्हों, उन्हों, उन्होंने समाज के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक तरीकों के अनुप्रयोग पर जोर देते हुए अध्ययन के विशिष्ट और व्यवस्थित क्षेत्र के रूप में समाजशास्त्र के विकास का बीड़ा उठाया। उनके काम ने सकारात्मकता की नींव रखी, एक दार्शनिक दृष्टिकोण को जो सामाजिक घटनाओं की समझ में अनुभवजन्य साक्ष्य और वैज्ञानिक तर्क के महत्व को जोर देता है। यहाँ पर आप अगस्त काम्टे के विचारों को पॉइंट्स में लिख सकते हैं, जिसमें कि पहला पॉइंट आप लिखेंगे एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र, इसमें आप ये टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा, 3 चरणों का नियम, जिसमें आप बता सकते हैं कि मानव विचार 3 चरणों से होकर आगे बढ़ता है: धार्मिक चरण, आध्यात्मिक चरण और सकारात्मक चरण। सामाजिक सांख्यिकी और सामाजिक गतिशीलता। काम्टे ने समाजशास्त्र के को 2 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया: सामाजिक सांख्यिकी जो समाज और उसके संस्थानों की संरचना का अध्ययन करती है, और सामाजिक गतिशीलता जो सामाजिक परिवर्तन और प्रगति की प्रक्रियाओं की जांच करती है। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद काम्टे की समाजशास्त्र का एक मुख्य पहलू है जो इस बात की वकालत करता है कि ज्ञान अनुभवजन्य साक्ष्य और तार्किक तर्क से प्राप्त किया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण आध्यात्मिक अटकलों को खारिज करता है और अवलोकन योग्य, मापने योग्य तथ्यों पर जोर देता है। 5वां पॉइंट है विज्ञान का पदानुक्रम। 6वां पॉइंट है मानव प्रकृति और सामाजिक व्यवस्था, मानवता का धर्म। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं आप उसको डिस्क्राइब और ज़्यादा डिटेलिंग कर सकते हैं। 8वां पॉइंट है अनुभवजन्य अनुसंधान। काम्टे ने समाजशास्त्र में अनुभवजन्य अनुसंधान के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि समाजशास्त्रियों को सामाजिक व्यवहार और संस्थान के बारे में सिद्धांत विकसित किए जाने के लिए अवलोकन, प्रयोग और तुलना के माध्यम से डेटा इकट्ठा करना चाहिए। 5वां पॉइंट है सामाजिक विकास। काम्टे सामाजिक विकास में विश्वास रखते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि समाज में सरल से अधिक जटिल रूपों की ओर एक रैखिक फैशन में विकसित होता है। इस विचार ने सामाजिक विकास और प्रगति के बाद के समाजशास्त्रियों को प्रभावित किया। 10वां पॉइंट है नैतिक सहमति। काम्टे के अनुसार एक स्थिर समाज को अपने सदस्यों के बीच नैतिक सहमति या साझा मूल्य और विश्वासों की आवश्यकता होती है। उनका मानना है कि समाजशास्त्र इन साझा मूल्यों को पहचानने में बढ़ावा देता है। जैसा कि मैं आपको कल बता रही थी कि आपको कंक्लूज़न भी लिखना होता है, तो यहाँ पर मैंने एक आपको कंक्लूज़न लिख के दिया है। यहाँ पे देखिए, जो भी पॉइंट आप फर्स्ट यहाँ से फर्स्ट पॉइंट से लेके 10th पॉइंट तक का जो नटशेल, मतलब जो एक शॉर्ट में आप लिखेंगे वही कंक्लूज़न होगा। तो यहाँ पर कंक्लूज़न में लिखा है, अगस्त काम्टे के विचारों ने एक विशेष अनुशासन के रूप में समाजशास्त्र के विकास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया, वैज्ञानिक तरीकों पर जोर दिया,
3 चरणों का कानून, सामाजिक सांख्यिकी और गतिशीलता में समाज शास्त्र का विभाजन और सकारात्मक की अवधारणा से सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान किया। सामाजिक प्रकृति और सुधार के एक उपकरण के रूप में समाजशास्त्र के बारे में काम्टे की दृष्टि समकालीन समाजशास्त्रीय विचारों को प्रभावित करती है। अपने सिद्धांतों की कुछ आलोचनाएं और सीमाओं के बावजूद काम्टे के योगदान ने समाज में व्यवस्थित अध्ययन के लिए एक आधार तैयार किया और समाजशास्त्र के क्षेत्र में मूलभूत बने रहे। तो जो आप कंक्लूज़न लिखेंगे, जो निष्कर्ष आप लिखेंगे, वो आपके आप जो पॉइंट्स लिखते हैं उसी का शॉर्ट फॉर्म होती है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अनुभवजन्य दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं। तो अभी जैसा यहाँ पे आपने देखा इस क्वेश्चन में अनुभवजन्य अनुसंधान इसके बारे में काम्टे ने बहुत सारी चीज़ें बोली थी, तो उसी को यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। अनुभवजन्य दृष्टिकोण एक गहन विश्लेषण, अनुभवजन्य दृष्टिकोण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की एक विधि है। यह वैज्ञानिक जांच का मूलभूत पहलू है और इस विश्वास पर आधारित है कि संवेदी अनुभव से प्राप्त साक्ष्य का ज्ञान सबसे विश्वसनीय स्रोत है। यह दृष्टिकोण ज्ञान प्राप्ति के सैद्धांतिक या विशुद्ध रूप से तार्किक तरीकों के विपरीत है, जो मूर्त अवलोकन योग्य और मापने योग्य घटना पर जोर देता है। यहाँ पर आप इसकी विशेषताएं लिखेंगे। अवलोकन और प्रयोग, अज्ञानात्मक तर्क, पुनरुत्थान और सत्यापन, मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा, सिद्धांत विज्ञान में अनुभवजन्य साक्ष्य। यहाँ पर मैंने इन्हें सारे पॉइंट्स की डिटेलिंग की हुई है, जिससे कि आप पढ़ने के बाद उसको लिख सकते हैं। इसके अनुभवजन्य दृष्टिकोण के लाभ, वस्तुनिष्ठता, अवलोकन योग्य और मापनीय योग्य डेटा पर निर्भरपूर्वक और व्यक्ति परक व्याख्याओं को कम करने में मदद मिलती है। विश्वसनीय और सार्वभौमिक रूप से स्वीकृति ज्ञान के उत्पादन के लिए यह निष्पक्षता आवश्यक है। इसके और भी पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं। प्रगतिशील ज्ञान निर्माण, व्यवहारिक अनुप्रयोग, अनुभवजन्य दृष्टिकोण की सीमाएं। इसमें आप लिखेंगे अवलोकन सीमाएं, डेटा की व्याख्या, नैतिक बाधाएं, इसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना है, जिसमें कि आप लिखेंगे जो आपने पूरे ऊपर पॉइंट्स दिए हैं उसी का कंक्लूज़न जो होगा, छोटी पॉइंट्स में आप पूरा ये निष्कर्ष लिख सकते हैं। जैसे जिसमें इसमें दिया गया है, जैसे अनुभवजन्य दृष्टिकोण वैज्ञानिक जांच के लिए अपरिहार्य है, जो अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और मान्य करने के लिए मजबूत डाटा प्रदान करता है। प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य सत्यापनीयता और मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों डेटा के प्रयोग पर जोर देकर अनुभवजन्य विधि यह सुनिश्चित करती है कि वैज्ञानिक ज्ञान विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित है। अवलोकन संबंधी बाधाओं और नैतिक विचारों जैसी अपनी सीमाओं के बावजूद अनुभवजन्य दृष्टिकोण वैज्ञानिक प्रगति की आधारशिला पर बना हुआ है, जो विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति और व्यावहारिक अनुप्रयोग को बढ़ावा देता है। अपनी व्यवस्थित और साक्ष्य आधारित कार्य प्रणाली के माध्यम से अनुभवजन्य दृष्टिकोण को न केवल प्राकृतिक दुनिया के बारे में हमारी समझ को बढ़ाता है, बल्कि नवाचार को भी बढ़ावा देता है, मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। तो इस तरीके से आप अपने कंक्लूज़न को लिख सकते हैं। इस कंक्लूज़न को आप बड़ा भी कर सकते हैं और थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कार्यात्मक सिद्धांत के मूल आधार क्या है, चर्चा कीजिए। यहाँ पर आप उसका मूल आधार लिखेंगे पहले कि वो क्या होता है। जैसा कि मैंने दिया है, कार्यात्मक सिद्धांत जिससे अक्सर कार्यात्मकता के रूप में जाना जाता है, समाजशास्त्र और मानव विज्ञान में एक प्रमुख सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है। ये समाज को एक जटिल प्रणाली के रूप में देखता है, जिसके हिस्से स्थिरता और एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। कार्यात्मकता कई मुख्य आधार पर बनी है, जो सामाजिक संस्थाओं की परस्पर निर्भरता और सामाजिक संतुलन को बनाए रखने के लिए उनके द्वारा पूरी की जाने वाली कार्यात्मक आवश्यकताओं को उजागर करती है। इसके मुख्य पॉइंट इस प्रकार से लिख सकते हैं आप।
एक प्रणाली के रूप में समाज कार्यात्मक आवश्यकता अनान कार्यात्मक आवश्यकता में आप लिख सकते हैं समाज का एक घटक एक आवश्यक कार्य करता है जो प्रणाली की समग्र स्थिरता और संतुलन योगदान देता है। उदाहरण के लिए परिवार इकाई बच्चों के समाजीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा प्रणाली और ज्ञान कौशल संचालित करती है और कानूनी प्रणालियाँ व्यवहार को नियंत्रित करती हैं और व्यवस्था बनाए रखती है। यहाँ पर मैंने 5 पॉइंट दिए हैं जिसको आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। प्रकट और अव्यक्त कार्य, अनुकूलन और परिवर्तन, संघर्ष पर आम सहमति, कार्य और दुष्क्रिया, भूमिका आवंटन और योग्यता। इसके बाद आप इसका निष्कर्ष लिख सकते हैं जो कि कंक्लूजन है। सारे पॉइंट्स के छोटी हर पॉइंट से एक लाइन 2 लाइन निकाल कर आप एक कंक्लूजन तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है समाजशास्त्र के अनुशासन पर आधुनिकता पर विज्ञान के प्रभाव के आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर आपको ये बताना है कि आधुनिकता और समाजशास्त्र पर विज्ञान का क्या प्रभाव होता है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से डिटेल कर सकते हैं। अनुभवजन्य तरीके, प्रत्यक्षवाद, सिद्धांत विकास, तकनीकी प्रभाव, यहाँ पर सारी डिटेलिंग मैंने की हुई है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं उसको। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको अगर नहीं समझ आती है या आप उसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो। धर्मनिरपेक्षीकरण, औद्योगिकरण और शहरीकरण, जैसा कि इन पॉइंट्स में दिया गया है, वैज्ञानिक क्रांति ने धर्मनिरपेक्षीकरण में योगदान दिया जिसमें सामाजिक मानदंडों और मूल्यों पर धर्म का प्रभाव कम हुआ। इस बदलाव ने समाजशास्त्रियों को धार्मिक व्याख्या से हटकर सामाजिक घटनाओं के लिए धर्मनिरपेक्षता तर्क संगत व्याख्याओं को पता लगाने की अनुमति दी। जैसे जैसे आप ज़्यादा डेवलप होते हैं आप थोड़े दकियानुसी और जो विचारधारा होती है उससे दूर होते जाते हैं। आधुनिकीकरण और शहरीकरण, इससे इससे इसे आधुनिकीकरण और शहरीकरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने शहरीकरण को बढ़ावा दिया। जैसे कि आप जानते हैं जब कहीं पे कोई डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पर जैसे औद्योगिकरण होता है और शहरीकरण होता है तो वह जगह डेवलप हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर दिया गया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने औद्योगिकरण और शहरीकरण को बढ़ावा दिया जिसमें सहायक एमिल दुर्खेम और मैक्स वेबर जैसे समाजशास्त्रियों ने सामाजिक संरचना और व्यक्तिगत व्यवहार और सामुदायिक जीवन पर औद्योगिकरण शहरीकरण के प्रभावों की जांच की। वस्तुनिष्ठता और मूल्य तटस्थता, जटिलता और सिद्धांत, आलोचनात्मक सोच और संवेदनशीलता। जब भी कोई चीज़ नई आती है तो उसके कुछ आलोचक भी होते हैं और कुछ उसके सपोर्टर्स भी होते हैं। तो यहाँ पर इन विभिन्न पद्धतियों की आलोचना भी की गई। 10वां पॉइंट है वैश्वीकरण। वैज्ञानिक प्रगति ने वैश्वीकरण को सुविधाजनक बनाया है जिससे बदले में समाजशास्त्रीय जांच के दायरे का विस्तार किया है। समाजशास्त्री और आधुनिक समाज के अंतर्संबंध को पहचानते हुए वैश्विक सामाजिक प्रक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और अंतर सांस्कृतिक संपर्कों की जांच करते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर कंक्लूजन दिया हुआ है, निष्कर्ष, जिसे कि आप अपने पॉइंट्स की हेल्प से भी लिख सकते हैं। 5वां प्रश्न है नारीवाद पद्धति की आवश्यक विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर नारीवाद पद्धति नारीवाद सिद्धांत और सिद्धांतों में एक निहित एक शोध दृष्टिकोण है जिसका लक्ष्य पारंपरिक शोध पद्धतियों के भीतर लैंगिक पूर्वाग्रहों असमानता को संबोधित करना है, महिलाओं के अनुभवों और दृष्टिकोणों को सबसे अलग लाने का प्रयास करता है और सामाजिक न्याय और सत्तात्मक संरचनाओं को खत्म करने पर जोर देता है। नारीवाद पद्धति की 10 आवश्यकताएं नीचे दी गई हैं। रिफ्लेक्सिविटी, महिलाओं के अनुभव पर जोर, अंतर्विभागीयता,
इसमें बेसिकली आपको ये लिखना है कि किस तरीके से जो नारी नारी के नारी के नारियों के विचार थे और उनके उनके ग्रोथ के, उनके डेवलपमेंट के, उनके सामाजिक समानता के और पितृसत्तात्मक संरचनाओं को ख़त्म करने पर किस तरीके से विभिन्न विभिन्न बातें की गई, उनको यहाँ पर मैंने 10 पॉइंट दिए हैं। आप अपने पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं उसमें। जैसे कि यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट बताए हैं आपको, और इसके आगे शक्ति संरचनाओं की आलोचना, सहयोग और भागीदारी, नैतिक विचार, गुणात्मक तरीके, इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर अपने क्वेश्चन में लिखेंगे। वस्तुनिष्ठता को चुनौती, वकालत और सामाजिक परिवर्तन, समग्र दृष्टिकोण, ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, जिसमें कि आप अपने पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं जो कि आपको लगता है, जैसे जहाँ पर असमानता होती थी और उस हिसाब से समानता के लिए कोई कदम उठाए गए हैं, तो आप वो पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं। नारीवादी पद्धति, यहाँ पर मैं कंक्लूज़न आपको बताती हूँ। नारीवादी पद्धति अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसमें संवेदनशीलता, अंतर संबंध और महिलाओं के अनुभवों के महत्व पर जोर दिया जाता है। पारंपरिक शक्ति संरचनाओं को चुनौती देकर सामाजिक न्याय की वकालत करके नारीवादी अनुसंधान का उद्देश्य अधिक न्यायसंगत और समावेशी ज्ञान का उत्पादन करना था। नैतिक विचारों, भागीदार प्रथाओं और गुणात्मक दृष्टिकोण के प्रति इस पद्धति को प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करती है कि हाशिए पर रहने वाले समूहों की आवाज़ सुनी जाए और उन्हें महत्व दिया जाए। जैसे जैसे नारीवादी पद्धतियाँ विकसित हो रही हैं, वे समाज में लिंग और शक्ति की जटिल गतिशीलता को समझने में और संबोधित करने में आवश्यक उपकरण प्रदान करती हैं, समानता और सामाजिक परिवर्तन के व्यापक लक्ष्य में योगदान करती हैं। इसके साथ ही हमारा ये वाला वीडियो ख़त्म होता है। सेकंड पार्ट में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरा डिस्क्राइब करूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन पेपर को लिखने में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है, बहुत सारे क्वेश्चन बुक्स वगैरह सर्च करनी होती हैं, उसके बाद आंसर देना होता है। पॉइंट में आंसर देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट वो स्टूडेंट्स के लिए इजी होता है, क्योंकि उसके थ्रू वो लोग जल्दी याद कर पाते हैं उस चीज़ को, और कंक्लूज़न वगैरह लिखने में भी बहुत ईजी होता है। तो अभी मैं आपके लिए सेकेंड पार्ट रिलीज़ करूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय, टेक केयर।